हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब कोई अच्छे से होंगे और पढ़ रहे होंगे। लॉकडाउन में पढ़ना ज़रूरी है और कोई काम जब नहीं होगा तो पढ़ाई तो ज़रूरी है। मन तो वैसे भी किसी का नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी पढ़िए और क्या कीजिएगा। चलिए, तो आज का क्लास फिर से शुरू करते हैं। बायोलॉजी क्लास 12th, ये पार्ट 3 है, जिसमें बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको लेकर मैं आई हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बिहार बोर्ड से। 12th के एग्ज़ाम में ये आपको बहुत काम आएंगे, बहुत आपके लिए उपयोगी हैं, तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए, तो आज का क्लास शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है, जीवाणुभोजी कौन होते हैं? जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी किसको कहते हैं? यहाँ ऑप्शन है, मनुष्यों को संक्रमित करने वाले परजीवी विषाणु, प्रावस्थाओं में वृद्धि करने वाले विषाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाले बीजाणु, या एक प्रकार के मिट्टी के जीवाणु। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। यानी जो विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करते हैं, जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, उनको हम जीवाणुभोजी कहते हैं। चलिए, जीवाणुभोजी अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? किनसे प्राप्त की जाती है अंगोरा ऊन? यहाँ ऑप्शन है, तिब्बती मृग की एक प्रजाति से, सवक अथवा बकरे की एक प्रजाति से, लोमड़ी की एक प्रजाति से, या भेड़ की एक प्रजाति से। तो यहाँ अंगोरा ऊन के बारे में चर्चा की जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंगोरा जो ऊन है वह सशक एवं बकरे की एक प्रजाति से प्राप्त की जाती है। तो इसका दूसरा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं, किस प्रकार के अणु में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो यहाँ ऑप्शन क्या है? विविध पोषी, स्वपोषी, परजीवी, या मृतोपजीवी। तो देखिए, कवक जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता नहीं है, ये अपना पोषण किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी जो होते हैं कवक, वो सड़ी गली चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और परजीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरे जंतु से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये दोनों है। कुछ कवक स्वपोषी नहीं होते, कोई भी कवक स्वपोषी नहीं होते, क्योंकि उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। और स्वपोषण किनमें होता है? जिनमें क्लोरोफिल होता है। तो स्वपोषी तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विविध पोषी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विविध पोषी, जिसमें परजीवी और मृतोपजीवी दोनों सम्मिलित होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति पहले क्या था? जब इस धरती का निर्माण हुआ, उसके बाद जैसे जैसे विकास होते गया, तो पहले निम्न जो प्रकार के पेड़ पौधे हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ, और उन्हीं से धीरे धीरे विकास होते होते बीज, यानी ऐसे पौधे जिनमें बीज हो, उनकी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न हुई, यानी बीज वाले पौधे किनसे उत्पन्न हुए? तो यहाँ पे ऑप्शन है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, शैवाल, या कवक। यानी किनसे बीज वाले पौधों की उत्पत्ति हुई? तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। इनसे बीजों की प्रकृति वाले पौधों की उत्पत्ति हुई, टेरिडोफाइटा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5th है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं किन में? या कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स किन से बनाए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिजैविकी, प्रतिजैविक। ठीक है, प्रतिजैविक। तो ये है अधिकांशता पाए जाते हैं। तो अधिकांशता मान लीजिए इसमें होगा, उसी से तो निकाला जाएगा। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणुओं से। ठीक है, जीवाणुओं में ये ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? यानी किसके क्रोमोसोम से बच्चे में लिंग का निर्धारण होता है? यानी यह निर्धारित होता है कि जो बेबी होगा वो
लड़का होगा या लड़की होगी। तो नर और मादा जो भी मनुष्य जितने भी हैं, नर हो या मादा हो, सब में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम्स को हम, जिसमें 22 जोड़े होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। तो शरीर की जितनी कायिक कोशिकाएं हैं उनमें क्रोमोसोम समान होते हैं, लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें ये 23वां जोड़ा अलग अलग होता है, जोड़े में अलग अलग होता है। यानी माता के क्रोमोसोम में XX क्रोमोसोम और पिता के क्रोमोसोम में XY क्रोमोसोम। माता में क्या होता है XX और पिता में XY। तो लिंग का निर्धारण जब XX के साथ संलग्न होगा तो जो बेबी होगा वो क्या होगा, फीमेल होगी, और जब XY के साथ संलग्न होगा तो बेबी जो होगा वो मेल होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लिंग निर्धारण, तो आप देख रहे हैं कि माता की ओर से तो निश्चित होता है कि X क्रोमोसोम ही आएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, सिर्फ X क्रोमोसोम ही बनते हैं, लेकिन पिता में X और Y दोनों क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, तो यही निर्धारित करेगा कि संतान जो होगा वह मेल होगा या फीमेल होगा। तो हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, पिता। ठीक है, पिता के क्रोमोसोम ही संतान के लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वह किस में बदल जाता है। ऑप्शन है एमिनो अम्ल, शर्करा, ग्लूकोज या वसा। तो किस में बदलता है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। एमिनो एसिड में प्रोटीन का जब पाचन होता है तो वह एमिनो एसिड में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्या कहते हैं जिस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है आनुवंशिकी, वर्गीकी, कार्यिकी या पारिस्थितिकी। क्या होगा, तो आनुवंशिकी के अंतर्गत आनुवंशिक गुण वगैरह के बारे में अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी के अंतर्गत वर्गों के पौधों के वर्गीकरण या जंतुओं के वर्गीकरण, उनका नामकरण, उनकी पहचान इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। कार्यिकी के अंतर्गत कायिक जो होती हैं रचनाएं उनका अध्ययन किया जाता है, और पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी, इसी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। एक जीन एक एंजाइम, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन है डार्विन, बीडल एवं टैटन, मार्गन एवं मेंडल। तो यहाँ ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बीडल एवं टैटम। इन्होंने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है ये बताना है। यहाँ ऑप्शन है एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, यूलोथ्रिक्स या आडोगोनियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेमिनेरिया। ये शैवाल है, विशेष रूप से समुद्र में पाया जाता है और इसी से आयोडीन की प्राप्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में मादा जननांग से किस हार्मोन का स्राव होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है मादा जननांगों से। ऑप्शन है रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो हार्मोन है यह मादा जनन अंग से स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है। यानी पौधों में होने वाला इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के कारण होता है। ऑप्शन है मूंगफली का टीका रोग, टमाटर का पर्ण कुंचन, सिंटस पश्चिमारी या गेहूं का टुंटू रोग। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं का टुंटू रोग। ये रोग जीवाणु के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में
किस नस्ल की भेड़ की ऊन अति उत्तम है, किसको सबसे महत्वपूर्ण या अच्छा माना जाता है? ऑप्शन है मागरा, मारवाड़ी, नाली या चोकला। तो भेड़ की नस्ल के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चोकला। इसका सबसे अच्छे क्वालिटी का, सबसे अच्छे मतलब उत्तम किस्म का जो ऊन होता है यह इससे निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला है, यानी किससे फूल की कली से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है धनिया, जायफल, जीरा या लौंग। तो जिन लोगों ने देखा होगा इसे वो खुद समझ सकते हैं कि लौंग ही है जो कि क्या है, फूलों से प्राप्त किया जाता है, फूलों की कलियों से। अगला क्वेश्चन है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं? क्या हो जाता है जिसके कारण अधिक मछलियां मरती हैं? यहाँ ऑप्शन है अविष के सांद्रण के कारण, रोग के फैलने के कारण, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण या खाने की कमी के कारण। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की अपक्षय के कारण, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, ग्रीष्मकाल पानी जो है वह सूखने लगता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के अपक्षय होने की संभावना होती है और मछलियां मरती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? यहाँ क्या पूछ रहा है? क्लोरोफिल नहीं होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल या कवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवक या फंजाई का, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता और उसका पोषण दूसरे से होता है, दूसरे किसी चीज़ से वो अपना पोषण प्राप्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ऐसे पौधे जिन पर बीज तो होते हैं लेकिन पुष्प नहीं होते उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनावृत बीजी। इसमें क्या होता है? बीज तो होता है लेकिन पुष्प नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। हाइड्रोफोबिया, इसको हम ये रेबीज जो बीमारी है उसके कारण ये होता है, इसी को कहते हैं रेब्डो नामक वायरस के कारण ये होता है हाइड्रोफोबिया। इसको हम कहते हैं रेबीज कहते हैं इसको। किसके कारण ये होता है? रेब्डो नामक वायरस के कारण, इसी को हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो यह किसके कारण होता है? ऑप्शन है ईस्ट, प्रोटोजोआ, जीवाणु या विषाणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। रेब्डो नामक वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है सिंह, बाघ, मयूर या गाय। तो यहाँ पे स्तनी में कौन कौन है? पहले देखेंगे कि यहाँ स्तनी कौन है। स्तनी में है सिंह, बाघ और गाय। ठीक है, तो मयूर है भारत का लेकिन वो राष्ट्रीय पक्षी है, और यहाँ राष्ट्रीय स्तनी पूछ रहा है तो गाय या सिंह तो नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बाघ। ये मैमेलिया वर्ग का जंतु है जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। इनमें से कौन कौन प्रदूषण के विश्वसनीय सूचक है जिससे ये पता चलता है कि प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है? यहाँ ऑप्शन है फर्न तथा साइकस, शैवाल तथा लिवर्टवर्ट, लाइकेन तथा मॉस, और चौथा है नीम का पेड़ था आइकोर्निया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन तथा मॉस, जिससे ये पता चलता है कि प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? पादपों की पानी की आपूर्ति घटाकर, क्या पौधों में पानी कम डालेंगे तो ऐसा होगा कि फल
पकने की क्रिया जो है वह तेज हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। फल परिपक्वता के दौरान यूरिया का छिड़काव करके? नहीं, ये भी नहीं होगा। आसपास के इथाइलिन सांद्रण को बढ़ाकर? जी हाँ, आसपास के एथिलीन जो होता है उसे एथिलीन भी कहते हैं। यह पादप हार्मोन है और इसके कारण जो फल हैं वह जल्दी पकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आसपास के इथाइलिन सांद्रण को बढ़ाकर फल को पकने की जो प्रक्रिया है उसको तेज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए, लेना चाहिए, यानी उसके शरीर में कितनी आवश्यकता होती है प्रतिदिन? तो यहाँ ऑप्शन है 40 ग्राम, 45 ग्राम, 37 ग्राम या 30 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 45 ग्राम। 45 ग्राम पर एक जो कार्यशील महिला है जो काम करते रहती है दिन भर, उसको एक दिन में कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया क्या है? ऑप्शन है स्पर्श संवेदना की कमी, यानी किसी चीज़ को जब छूते हैं तो उसको महसूस करके यह बताने में असुविधा होती है कि वो चीज़ कैसा है, स्पर्श संवेदना की कमी हो जाती है। दूसरा है ऊष्मा संवेदना की कमी, यानी हम ऊष्मा के बारे में पता करने में असमर्थ होते हैं। तीसरा है घ्राण संवेदना में कमी और चौथा है स्वाद संवेदना में कमी। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना में कमी। जब घ्राण संवेदना में कमी होती है तो इस रोग को हम एनोस्मिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी क्या है, इसमें से बताना है। ऑप्शन है फफूंद, मॉस, लाल शैवाल या नीलहरित शैवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल जो है यह एजोला के साथ कह सकते हैं कि सहजीवी के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है? मतलब दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी मुर्गी की प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है? ऑप्शन है काली मोनार्का, एस्ट्रोश्वेत ब्राह्मा या श्वेत लेग हॉर्न। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्वेत लेग हॉर्न। ये जो मुर्गी की प्रजाति है यह सबसे ज़्यादा अंडे देती है। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, किसके कारण आलू में मोज़ेक होता है? जीवाणु, विषाणु, लाइकेन या फफूंदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोज़ेक। तंबाकू में सबसे पहले मोज़ेक के बारे में पता चला था। तंबाकू के पत्ते में हम TM भी कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये मोज़ेक वायरस ही है जो कि आलू को भी संक्रमित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की प्रक्रिया में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसमें खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन क्या होगा? परिवहन है, संश्लेषण है, दहन है या विघटन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विघटन। यानी श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति यानी अंत में उसका विघटन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं या कवक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है कोप्रोफिलस, सॉक्सिकोलस, कॉर्टिकोलस या जूफिलस। ऐसे जो वृक्षों की छाल पर उगते हैं ऐसे कवक, तो उनको कहते हैं, ऑप्शन जो सी है वो सही होगा इसका, कोर्टिकोलस। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्स क्या है? सार्स अभी कुछ वैज्ञानिक अभी जो कोरोना वायरस निकला है इसको भी पता है कि पहले ये सार्स के रूप में पहले भी ये फैल चुका है। तो ये सार्स है क्या? ऑप्शन है संचार प्रणाली, कवक जनित रोग, विषाणु जनित रोग या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग, इसको हम सार्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? लैंगिक, अलैंगिक, कायिक या उपयुक्त सभी? जनन की कौन सी प्रक्रिया इस सिद्धांत में अपनाई गई है मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत में? तो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने घर पर रहिए और घर पे ही रहकर पढ़ाई को अपने चालू की रखिए।
चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।